Good morning students and my dear friends. Today is 9th of November 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। आज के मिंट पेपर की 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो आज का पहला आर्टिकल देख लेते हैं। गवर्नमेंट टू बजट रिकॉर्ड ₹12.5 ट्रिलियन कैपेक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो बजट बन रहा है उसमें गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के एम्बिशियस प्लान्स सेट कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कैपेक्स एलोकेशन, कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन, फाइनेंशियल ईयर 24 में 25% तक इंक्रीज किया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 12.5 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर सकती है इन ऑर्डर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 में गवर्नमेंट 25% का इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में करने जा रही है। और इसका सीधा पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करी जाएं। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, जो कि इंडिया के केस में एक बहुत बड़ा लैकुना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी एसिलरेट हो। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज किसी भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो होता है जॉब क्रिएशन, और जॉब क्रिएट होगी तो डेफिनेटली इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेशन होगा तो डिमांड जनरेशन होगा, डिमांड जनरेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करेगी, और इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का बजट एस्टिमेट या बजट एलोकेशन इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर 24 में गवर्नमेंट ने किया था कैपेक्स को लेकर के, जो कि पिछले साल से 37% ज़्यादा था। और अगर हम 23 की बात करें यानी इससे पहले वाले ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 24% ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने प्लान किया था। 22 में 40%। हम देखें तो हर बार लगभग डबल डिजिट की ग्रोथ रेट से कैपेक्स एलोकेशन जो है वो बजट्स में इंक्रीज होता जा रहा है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद से, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो टॉप प्रायोरिटी रही है गवर्नमेंट की। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा इकोनॉमिक पैरामीटर है जो लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म दोनों में ही इकोनॉमिक ग्रोथ को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो हम देखें तो 22 में 40% का इंक्रीज कैपेक्स में था, 23 में 24% का इंक्रीज था, 24 में 37% का इंक्रीज था, और नेक्स्ट ईयर 25% का इंक्रीज गवर्नमेंट कैपेक्स एलोकेशन में करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना फाइनेंस कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट के पास, या कहाँ से आएगा। तो अगर हम रीसेंट टाइम को देखें, स्पेशली इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फिस्कल स्पेस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फिस्कल स्पेस, ज़्यादा फिस्कल विंडो अवेलेबल है जिससे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है, और गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर को, इस फिस्कल स्पेस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहती है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं। तो टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ रहा है। जो भी बजटेड एस्टिमेट्स थे रिवेन्यू कलेक्शन को लेकर के, उन सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन हमें देखने को मिला है दोनों ही हेड्स में, चाहे वो टैक्स रिसीट्स हो चाहे वो नॉन टैक्स रिसीट्स हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बूस्ट कर रही हैं। इंडिया इज़ अ डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स का, इंटरनेशनल फैक्टर्स का, इंटरनेशनल चैलेंजेस का इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर देखने को नहीं मिला है इन कंपैरिजन टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। और इसी का एडवांटेज इंडियन गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री लेना चाह रहे हैं। तो जितने भी हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रपोजल्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, और उनमें से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रॉबेबली इस जो अपकमिंग नेक्स्ट बजट है इसमें अप्रूवल दिया जा सकता है, ऐसा कहना है इंडिविजुअल्स का जो डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स एलोकेशन 2020 से लेकर के 2024 तक का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। हम देख सकते हैं पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली कैपेक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर हेयर मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे कि रेलवेज, रोड, एविएशन, हाईवेज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ये सारे जो होते हैं वो कैपेक्स के एलोकेशंस में आते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर ही दिया हुआ है। यूएस इन्वेस्ट $553 मिलियन इन अडानी श्रीलंका पोर्ट टू चेक चाइना। तो चाइना के डोमिनेंस को फिर से रिड्यूस करने के लिए स्पेशली इंडियन ओशन में यूएस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,600 करोड़ का सपोर्ट यानी फाइनेंसिंग फंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? अडानी, गौतम अडानी जो है उनकी कंपनी को। किस लिए प्रोवाइड करेगा? क्योंकि अडानी कंपनी जो है वो श्रीलंका में एक पोर्ट टर्मिनल डेवलप कर रही है। तो जो पोर्ट टर्मिनल श्रीलंका में बिलियनियर अडानी, गौतम अडानी डेवलप कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 4,600 करोड़ की फाइनेंसिंग यूएस से देखने को मिलेगी। तो कहाँ से यूएस में कौन सा इंस्टीट्यूशन फाइनेंस कर रहा है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC, जो कि लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है अभी तक का एशिया में, वो कंपनी जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी। और इस पर्टिकुलर पोर्ट की अगर हम बात करें तो इस पोर्ट का एडवांटेज श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इस क्राइसिस के टाइम में। तो श्रीलंका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बूस्ट करेगा। इसके अलावा श्रीलंका का जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इंडिया के साथ और जो अदर पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इम्प्रूव होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगा, ट्रेड इंप्रूव होगा। तो मतलब आसपास के जो कंट्रीज हैं उनसे भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया, जिससे कि श्रीलंका को स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक पेस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से यूएस इंस्टीट्यूट, यूएस एजेंसी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है, कहीं ना कहीं से ये दिख रहा है कि जो यूएस है वो फिर से बीजिंग या चाइना का जो डोमिनेंस है उस रीजन में उसको रिड्यूस करना चाह रहा है। सो इंडिया ऑल्सो वांट टू टिल्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इट्स नेबरहुड, और इंडिया भी चाहता है कि फिलहाल जो श्रीलंका में क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में है। और ऐसा नहीं कि इंडिया पहली बार पोर्ट, इंडिया की कोई कंपनी पहली बार इंडिया श्रीलंका में पोर्ट डेवलप करे, इसके अलावा कई सारे और पोर्ट भी इंडिया ने डेवलप किए हैं श्रीलंका में। आप एक पोर्ट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। फिलहाल ये पोर्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको एक यूएस की एजेंसी सिग्निफिकेंटली फंड कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एक्मे अपॉइंट्स EY टू सेल इनविट स्टेक। तो एक्मे ग्रुप ने अर्न्स्ट एंड यंग EY को अपॉइंट किया है, मैंडेट किया है अप्रॉक्सीमेटली 51% का स्टेक सेल करने के लिए। किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में 51% का स्टेक है एक्मे ग्रुप का प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट जिसको हम बोलते हैं। जनरली इनविट जो है ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है एक तरह का फंड पूलिंग के लिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो ये इनविट एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर फंड्स की पूलिंग करी जाती है उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो एक्मे ने अपना 51% का जो स्टेक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, जिसका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 10,800 करोड़ का है, उसको सेल करने के लिए EY ग्रुप को अपॉइंट किया है एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी डील होगी। एक्मे ने एक सोलर इनविट जो है वो क्रिएट किया था इन ऑर्डर टू स्पॉन्सर द इंडियाज लार्जेस्ट प्योर प्ले सोलर प्लेटफॉर्म एक्मे फॉर इनकमिंग इन्वेस्टर्स। तो उसी को लेकर के EY ग्रुप को अपॉइंट किया गया है। हालांकि जो इनिशियल कन्वर्सेशन है इन्वेस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए वो स्टार्ट हो चुका है, और कई सारे जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इनविट रूट। तो लेट अस सी कि कितना इसमें सक्सेस रेट हमें देखने को मिलता है। फिलहाल एक्मे ने 51% का जो स्टेक है वो सेल किया है, वो सेल करने का प्रपोजल रखा है इनविट के थ्रू अपने सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। सस्पिशन ओवर JK's फंडिंग कास्ट शेडो ऑन जेट रिवाइवल। तो JKC ग्रुप जो जेट एयरवेज को एक्वायर करने जा रहा था, उसकी जो फंड एक्सरसाइज है, जो फंडिंग एक्सरसाइज है, जो फंड जनरेट करने की जो एक्सरसाइज है वो डोलडम की सिचुएशन में आ गई है। JKC ने ब्लेम किया है लेंडर्स पर कि वो इंटेंशनली डिसीजन
फंडिंग के डिसीजन को डिले कर रहे हैं। बैंकर्स सेज द कंसोर्शियम हैज बीन सीकिंग एक्सटेंशन, नॉट ऑफरिंग अ क्लियर रिवाइवल प्लान। तो ऐसा कहा जा रहा है चूंकि JKC के पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है या फंड रेजिंग में उसको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लेंडर्स हैं और जो प्रमोटर्स हैं दे आर एक्चुअली डिलेइंग द डिसीजन। लेंडर्स का ही कहना है, स्पेशली बैंक्स का कहना है कि इनका रिवाइवल प्लान बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम किस तरह से फंडिंग कर दें। और ओवरऑल इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से JKC की जो फंडिंग है वो डिले हो रही है। अगर फंडिंग डिले हो रही है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें जेट के रिवाइवल पर देखने को मिल सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। US कोर्ट बैक्स लेंडर्स एक्शन इन बायजूस अल्फा। तो बायजूस का जो केस चल रहा था US लेंडर को लेकर के, उस केस में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। US कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बायजूस लेंडर्स कंसोर्शियम अपॉइंटिंग डायरेक्टर ऑन अ स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट बोरोज $1.2 billion ईयरली 10,000 करोड़ फॉर ऑनलाइन ट्यूटोरिंग कंपनी इन US। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जो बायजूस लेंडर कंसोर्शियम है उसने जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए, उसमें कुछ भी इलीगल या अनएथिकल नहीं है। एंड दिस रूलिंग बाय US कोर्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये केस ग्लास ट्रस्ट कंपनी ने फाइल किया था, जो कि एक ट्रस्टी है जो अप्रॉक्सीमेटली 37 लेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है बायजूस के। सो लेट अस सी कि यहाँ पे बायजूस अल्फा का जो केस है ये कहाँ तक जाता है। फिलहाल के लिए ये जो डिसीजन आया है दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन केस ऑफ दिस डिस्प्यूट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। IMF बोर्ड अप्रूव्स 50% कोटा राइज टू हेल्प डेवलपिंग नेशन। तो IMF में 16 जनरल रिव्यू चल रहा था कोटा का, और बहुत टाइम से कई सारे कंट्रीज जो हैं इस कोटा रिवीजन को परस्यू कर रहे थे। आपको पता होगा कि IMF में लगभग हर कंट्री का एक कोटा होता है, उस कोटा के अकॉर्डिंग उसको कंट्रीब्यूशन करना होता है, दैट मनी इज यूज्ड फॉर सम डेवलपमेंट पर्पस। तो उसी पर्टिकुलर कोटा को लेकर के फाइनली 16 जनरल रिव्यू मीटिंग जो थी उसमें डिसीजन हुआ, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसने फाइनली ट्यूसडे को अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल को। क्या प्रपोजल था? प्रपोजल ये था कि देयर शुड बी इंक्रीज ऑफ 50% इन कोटा एलोकेटेड टू मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू देयर करंट कोटा। तो 50% का इंक्रीज कोटा में प्रपोज किया गया था, और उस प्रपोजल को IMF ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो 50% इंक्रीज किया गया था, ये किस लिए प्रपोज किया गया था? स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर फंडिंग या उनको फाइनेंसिंग को, उनकी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रपोजल सेट किया गया था, और इस 16 जनरल रिव्यू में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। And this proposal follows the guidance from International Monetary and Fiscal Committee at 2023 annual meetings। तो IMF FC का ये रिकमेंडेशन था, और ऐसा मानना था कि ये कोटा जो इंक्रीज होगा ये IMF के रिसोर्सेज को और ज़्यादा, जो IMF के जो परमानेंट रिसोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा और ज़्यादा मजबूत करेगा, जिससे कि कई सारे जो फंड, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फंड की कमी से रुके हुए हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको फंड देने में IMF को ईजी रहेगा। या हम सीधे बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के पास ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी IMF में। इंडिया हैज़ अ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR अप्रॉक्सीमेटली 13,114.4 मिलियन का स्पेशल ड्रॉइंग राइट SDR जो है वो इंडिया के पास एज अ कोटा दैट डिनोट्स 2.75% शेयर ऑफ इंटायर IMF कोटा। तो इस पर्टिकुलर शेयर के साथ इंडिया जो है वो 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है IMF में, और इसी कोटा के साथ इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 2.63% का वोट भी है, वोटिंग राइट भी है। डेफिनेटली जितना ज़्यादा कोटा होता है उतना ज़्यादा वोटिंग राइट होता है, और तभी आपने देखा है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे US जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका कोटा ज़्यादा है, तो उनका IMF में वोटिंग राइट, वोटिंग शेयर भी ज़्यादा है, और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है जो डिसीजंस डेवलप कंट्रीज के फेवर के होते हैं वही पास होते हैं IMF में। तो फिलहाल के लिए इंडिया का हम देखें तो 2.75% कोटा है, और उसके बेसिस पर 2.6% वोट शेयर है इंडिया का इन IMF। तो प्रोबेबली अगर कोटा इंक्रीज होता तो हो सकता है कि थोड़ा हमें शेयर में इंक्रीज या वोटिंग राइट में इंक्रीज देखने को मिले। सो कोटा एंड वोटिंग शेयर ऑफ टॉप 10 IMF मेंबर्स। तो ऐसे IMF के मेंबर्स है, टोटल कितने IMF मेंबर्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। उसमें से टॉप 10 कंट्रीज या टॉप
मेंबर कंट्रीज ऐसे जिनका कोटा सबसे ज़्यादा है और जिनका शेयर सबसे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? नन अदर देन यूएसए, जिसका 60.5% वोट शेयर है, फॉलोड बाय जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, इंडिया। इंडिया जो है वो 8वीं पोजीशन पे, इंडिया के बाद रशिया एंड ब्राज़ील। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू एसईजेड लॉ अनलाइकली टू ऑफर मोर डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव्स। तो देश बिल को लेकर के कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, फाइनली उस पर डिसीजन आने की संभावना लग रही है, क्योंकि दोनों ही मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि वी कैन नॉट गिव द मोर कंसेशन टू दीज एसईजेड यूनिट व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर देश बिल। कॉमर्स का कहना है कि हम देंगे तो इससे डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा। हालांकि दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको इस डिस्प्यूट के बारे में पता भी होगा। हम कई बार इस डिस्प्यूट के बारे में, देश बिल के डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी को लेकर के, उसी बैकग्राउंड में को आप इनको इस इन्फॉर्मेशन को बैकग्राउंड में रखकर के आज की न्यूज़ समझेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि डिसाइड कर सकती है कि कोई भी नया डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव्स नहीं ऑफर किया जाएगा ऐसी यूनिट्स को जो कि एसईजेड में ऑपरेट कर रही है। तो फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई नया डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव ऑफर्स नहीं करने जा रही है टू दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इन्वेस्टमेंट यूनिट्स विच आर ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती थी, एंड विच मे इंस्टेंट अलाउ द ग्रैंडफादरिंग ऑफ प्रीवियस एग्जम्पशंस। तो एसईजेड एक्ट 2014 में जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उसमें फिलहाल के लिए कोई नया इंसेंटिव ऑफर नहीं किया गया एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। हालांकि गवर्नमेंट के साइड से अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। द अमेंडमेंट प्रपोज बाय कॉमर्स डिपार्टमेंट विल सून बी कंसीडर्ड बाय कैबिनेट फॉर अप्रूवल। तो फाइनली ये जो पहले का जो अप्रोच था, जो डिपार्चर है, ये जो अप्रोच था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट का, उससे डिपार्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल किसी के लिए कोई भी नया टैक्स इंसेंटिव, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव नहीं ऑफर करने जा रही है, और जिसको लेकर के ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले क्रिटिसिज्म कर चुकी थी, जहां पर कॉमर्स डिपार्टमेंट ने देश बिल के थ्रू ये एक कुछ और इंसेंटिव, डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव, स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की डिमांड थी, फिलहाल उसको इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि जो एसईजेड डेवलपर्स हैं, दे आर अलाउड टू अवेल themselves of grandfathering direct tax benefits from the entitled period. तो what is the meaning of this grandfathering of direct tax? जनरली एक क्लॉज होता है और कई सारे हमें टैक्स के जो लॉज है उसमें ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है। इट इज बेसिकली अ प्रोविजन इन विच एन ओल्ड रूल कंटिन्यू टू अप्लाई to some existing situations while a new rule will apply to all future cases. So those exempt from the new rules are said to have grandfather rights or acquired rights or to have been grandfathered. तो बेसिकली में कई सारे फाइनेंस और टैक्स वाले बिल्स में कैपिटल गेन से रिलेटेड हमें ग्रैंडफादरिंग टैक्सेशन देखने को मिलता है। तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बोला है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि जो पुराने केसेस हैं उन पर जो टैक्स इंसेंटिव्स मिलते थे वो उसी तरीके से मिलते रहेंगे। जो ऐसे डेवलपर्स हैं वो अपने पुराने टैक्स इंसेंटिव के बेसिस पर अपने आगे हम जो फ्यूचर पीरियड निकल गया उसमें आगे आने वाले टाइम में अपना जो टैक्स इंसेंटिव है वो ले सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई नया टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलेगा जिसका वेट कर रहे थे एसईजेड डेवलपर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट की टेकअवेज। पॉजिटिव नेट फॉरेक्स क्राइटेरिया विल बी कंटिन्यू। कोई नया डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट नहीं ऐड किया जाएगा। यूनिट्स में बी अलाउड टू सेल इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। हालांकि इसको लेकर के कॉमर्स डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग कई सारे अमेंडमेंट्स थे, फिलहाल देश बिल के थ्रू उन अमेंडमेंट्स को नहीं पास किया गया। सर्विस डेफिनेशंस टू बी ट्वीट एंड स्ट्रॉन्गर सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म हैज बीन पुट इन प्लेस। तो ये दीज आर द की टेक अवेज फ्रॉम द रीसेंट अप्रोच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट अस सी कि कब इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूजीसी नोटिफाइड नॉर्म्स फॉर सेटिंग अप कैंपसेस बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की इंडिया में एंट्री को लेकर के बहुत टाइम से स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि प्रोबेबली फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करने की परमिशन मिल जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने वेडनेसडे को नोटिफाई कर दिए हैं रेगुलेशंस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की किस तरीके से इंडिया में अपना सेटअप स्टैब्लिश कर सकती हैं, किस तरीके से इंडिया में ऑपरेट कर सकती हैं। बेसिकली अपना कैंपस सेटअप करने की बात। अभी तक क्या होता, फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस के थ्रू इंडियन यूनिवर्सिटीज या इंडियन इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशंस के थ्रू इंडिया में ऑपरेट करते थे, बट अब प्रोबेबली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो
खुद का कैंपस सेटअप कर पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगी कैंपस इंडिया में। और ऐसा कहा जा रहा है इस नए रेगुलेशन से जो फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एंट्री इंडिया में फैसिलिटेट होगी। और ये जो रिकमेंडेशंस जो नोटिफिकेशंस जो रेगुलेशंस अभी यूजीसी ने अप्रूव किए हैं, ये नई जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी की रिकमेंडेशंस उसके अकॉर्डिंग। और ऐसा कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल डायमेंशंस को, इंटरनेशनल अप्रोच को इनकलकेट करने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस इंडिया में सेटअप होना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री बहुत ज़रूरी है। इससे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मल्टीपल एडवांटेज होंगे, ऐसा एनईपी में रिकमेंड किया गया था। तो उसी लाइन में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन नाउ सेट अप देयर कैंपस इन इंडिया बट दे हैव टू सिक्योर अ पोजीशन विद इन टॉप 500 इन ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ ग्लोबल रैंकिंग। तो 500 जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें 500 के लिस्ट में टॉप 500 की लिस्ट में उस इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे और रेगुलेशंस हैं सब्जेक्ट वाइज, और डिटेल में रेगुलेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। फाइनली यहाँ पर एक डिसीजन, यहाँ पर एक जो कंक्लूडिंग मार्क है वो ये है कि फाइनली जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में एंट्री मिल गई है। और अब आने वाले टाइम में ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डिसरप्शन मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल गेट $553 मिलियन यूएस फंडिंग। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिंट में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन आईएनसी गेट इनटू एक्शन टू हेल्प स्टाफ ब्रीथ इजी। तो जिस तरीके से दिल्ली और मुंबई में एयर क्वालिटी को लेकर के इस समय खूब हो हल्ला मचा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू 25 to 40 सिगरेट स्मोकिंग पर डे। एक इंडिविजुअल के लिए 25 से 40 सिगरेट पीने या स्मोकिंग करने के बाद जो नुकसान होता है वो इस समय दिल्ली और मुंबई की एयर को इनहेल करने से पर इंडिविजुअल को हो रहा है। और इसी सिचुएशन के बाद से कई सारी जो कंपनीज हैं दे आर नाउ बैंकिंग ऑन पैंडेमिक एरा। वो अब फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल ऑफर कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी टाइप्स ऑफ सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑन देयर एम्प्लॉय, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो जब तक एयर क्लियर नहीं हो जाती, कंपनीज जो हैं, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो इंसेंटिव ऑफर कर रही हैं एम्प्लॉयज़ कि वो लो कॉस्ट जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें। फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को ऑफर करी जा रही हैं। एयर प्योरीफायर, ईवी चार्जर, डोमेस्टिक सोलर टर्मिनल, वाटर हीटर, ये सब खरीदने के लिए फाइनेंसिंग करी जा रही है। तो कई सारे इनोवेटिव अप्रोचेस जो हैं वो कंपनीज अडॉप्ट कर रही इन ऑर्डर टू हेल्प देयर स्टाफ ब्रीथ ईजी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेस्ला इंडिया एंट्री टॉक्स, गोयल मस्ट टू मीट यूएस नेक्स्ट वीक। तो टेस्ला अभी भी इंडिया में अपनी एंट्री को लेकर के परस्यू कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और टेस्ला के जो चीफ है एलन मस्क वो यूनाइटेड स्टेट में नेक्स्ट वीक को मिलेंगे। उनकी मीटिंग शेड्यूल है जहां पर यूएस कार मेकर फिर से इंडिया में एंट्री को लेकर के अपने प्रपोजल को सेटअप करेगा। लेट अस सी कि इस मीटिंग का क्या डिसीजन होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इंडिया में स्लैश ईवी इंपोर्ट टैक्स टू सिक्योर यूके ट्रेड डील। कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि यूके ने अपने एफटीए नेगोशिएशन में ईवी मार्केट को एक्सप्लोर करने की बात कही। ईवी पे जो लगने वाला जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस करने की बात की, स्पेशली ऐसी ईवी जो कि इंटायरली यूके में बिल्ड हो और जो $40,000 से जिसका ऊपर का वैल्यूएशन हो। तो इसी को लेकर के हमने कल डिस्कशन किया था। अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, क्योंकि उसी के एक्सटेंशन में ये न्यूज़ एनालिसिस है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली इंडिया जो है वो यूके के इस प्रपोजल को, इस कंडीशन को मान सकता है, जहां पर इंडिया को ये कहा जा रहा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, स्पेशली ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि यूके से आ रहे हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करी जाए, जिससे कि यूके ईवी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो उनको इंडियन ईवी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट एक्सेस मिल सके। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इंडिविजुअल्स का ये कहना है कि प्रॉबेबली इंडिया यूके के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ईवी ड्यूटी उसको, इंपोर्ट ड्यूटी उसको केयरफुली मॉनिटर कर रही है, देख रही है कहाँ पर इस प्रपोजल के एक्सेप्टेंस की सिचुएशन बन रही है, जिससे कि इंडिया जो है वो यूके ट्रेड डील को, यूके एफटीए को जल्द से जल्द जो है वो सिक्योर कर पाए। तो इंडिया इज कंसीडरिंग द कंसेशनल टैरिफ ऑफ 30% ऑन 2,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट एनुअली फ्रॉम यूके, जिनका प्राइस
$80,000 से ज़्यादा है। तो कोटा के बेसिस पर यानी 2,500 का अप्रॉक्सीमेटली कोटा लगा सकती है इंडियन गवर्नमेंट। इनिशियल 2,500 जो इम्पोर्ट्स हैं ईवी, उन पर प्रॉबेबली जो है वो इंपोर्ट कंसेशन इंडियन गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है। तो थोड़ा सा झुकने को तैयार है इंडियन गवर्नमेंट, जिससे कि जल्द से जल्द ये यूके ट्रेड डील सिक्योर करी जाए। लेट अस सी कि क्या होता है इन फ्यूचर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया टू ग्रो 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 25, रीटेन इट्स मोमेंटम। एस&पी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने वेडनेसडे को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के अपने प्रोजेक्शन किए हैं और एस&पी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ट्रैक पर चल रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है और 6% जो ग्रोथ फोरकास्ट है 24 का वो इंडिया ने मेंटेन कर रही है। यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो 6% फोरकास्ट किया था एस&पी ने कि इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 6% रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया अपना ग्रोथ जो है वो रजिस्टर कर रहा है। और रीसेंट एशिया पैसिफिक क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसमें एस&पी ने प्रोजेक्ट किया है कि बिकॉज ऑफ द फेवरेबल डेमोग्राफीज, higher capital expenditure, improving productivity, labor productivity and other essential growth factor, Indian economy is actually on the track record of strong growth और probably फाइनेंशियल ईयर 25 तक यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% तक रहेगा। तो 24 में 6% का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया है और 25 के लिए 6.9% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है एस&पी ने, दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। दिल्ली पोल्यूशन वॉज ऑड इवन डिले, ऐप बेस्ड कैप्स फ्रॉम अदर स्टेट्स बैंड। तो ऑड इवन स्कीम का जो डिसीजन हुआ था प्रॉब्ली उसका इम्प्लीमेंटेशन डिले हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अदर मेजर्स जो है वो दिल्ली अथॉरिटीज़ ले रही हैं। उनके अब रीसेंट जो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग जो ऐप बेस्ड कैब्स हैं ओला उबर उनको बैन कर दिया गया, स्पेशली जो दूसरे स्टेट से आती हैं। तो दूसरे स्टेट से जो कमर्शियल कैब्स आ रही हैं उनको बैन कर दिया गया इन ऑर्डर टू अवॉइड द रश ऑफ व्हीकल ऑन दिल्ली रोड, जिसकी वजह से जो स्मोक की सिचुएशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो। हालांकि जो ऑड इवन वाला जो स्कीम था प्रॉब्ली उसका डिलेड इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया मलेशिया टू ट्रेड इन लोकल करेंसी। तो इंडिया मलेशिया आर फॉर्मिंग अप टू फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग द ट्रेड इन देयर नेशनल करेंसीज। तो रूपी इंटरनेशनलाइजेशन और डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में इंडिया मलेशिया एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द फ्रेमवर्क, और ऐसा कहा जाए कि फ्रेमवर्क जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा जहां पर दोनों कंट्रीज नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। सो इनिशिएटिंग अ प्रोसेस टू रिव्यू 12 ईयर्स ओल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि इंडिया मलेशिया के बीच में जो 12 साल पुरानी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो इकोनॉमिक ट्रेड डील है, उसको भी रिव्यू किया जाएगा। और प्रॉबेबली जो नया रिवीजन है उसमें दोनों ही साइड से लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा यूपीआई इंटीग्रेशन की भी जो बात है वो उस पर भी आगे बूस्ट देखने को मिल सकता है। दोनों साइड के जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी ओवरऑल फाइनेंशियल एंगेजमेंट करी जा सकती है एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन। So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.